लेट्स स्टार्ट विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? व्हेन एन एम्प्लॉय नोज कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली ही वैकेंसीज भरी जाती हैं, किसी भी फ्रेश टैलेंट को बाहर से नहीं लाया जाता, तो सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे? कामचोर हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं पांडे जी? नहीं, रिलैक्स तो लोग कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेजी होने में और रिलैक्स होने में डिफरेंस होता है। तो रिलैक्स होने का मतलब है टेकिंग रेस्ट एंड आफ्टर दैट अगेन वील डू वर्क। लेजी का मतलब एकदम आलसी टाइप का आदमी जो काम ही नहीं करना चाहता। ओके, होमवर्क दिया भाई, चलिए थोड़ा सा कर लिया, फिर थोड़ा बाद में करेंगे। होमवर्क दिया, किया ही नहीं, तो वो लेजी की पहचान है। तो कुछ लोग होते हैं लेजी बट अपने आप को साबित करते हैं रिलैक्स, तो ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? तो टाइम बाउंड प्रमोशन मिलना ही मिलना है 2 साल 3 साल के अंदर, तो हम क्यों एफर्ट करें? भाई एफर्ट करेंगे तो और अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा, एफर्ट कम करेंगे तो रेगुलर प्रमोशन मिलेगा। तो पीपल बिकम वेरी लेजी। लेस चांस ऑफ फ्रेश टैलेंट। जब आपने अंदर से ही पर्सन को रिक्रूट किया, बाहर से आप किसी को लेकर आए नहीं, तो क्या नया टैलेंट आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में? नॉट एट ऑल। जब नया टैलेंट आएगा नहीं तो नए आइडियाज नहीं आएंगे, नए आइडियाज नहीं आएंगे तो कोई भी इनोवेटिव चीज होगी ही नहीं, एंड योर ऑब्जेक्टिव्स मे नॉट बी मेट अप। कंपटीशन। आपको पता है आप 2 साल में प्रमोट होंगे, किसी को पता है 3 साल में, किसी को पता है 4 साल में। तो क्या कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेगा? नहीं करेगा। क्या किसी के अंदर जील एंथुजियाज्म रहेगा कॉम्पीट करने का कि मेरे को किसी से आगे बढ़ना है तो मैं अच्छा आउटपुट क्रिएट करूं, या मैं ऑर्गेनाइजेशन को कोई इनोवेटिव चीज दे दूं? ये चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी व्हेन वी नो कि टाइम बाउंड है, हम कुछ दिन में प्रमोट कर ही दिए जाएंगे। तो जब कंपटीशन नहीं होगा तब सक्सेस नहीं हो सकती। एंड देयर आफ्टर वी हैव नैरो स्कोप। सर नैरो स्कोप का मतलब? ये सारी बातें जो हमने अभी तक पढ़ी, ये शो करती हैं कि एम्प्लॉय बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव नहीं है, एम्प्लॉय इज हाईली लेजी। पता है टाइम बाउंड प्रमोशन है तो वाई वी शुड वर्क, बट बाहर से कोई आएगा तो उसे ज्यादा इंसेंटिव चाहिए। बाहर से कोई आएगा तो वो अपनी हैसियत मेंटेन करने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के लिए, अपना रिकग्निशन सबको शो करने के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, या वो भी बच्चों आलसी हो जाएगा? अच्छा काम करेगा। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर बात करें तो एक फिक्स्ड टाइप ऑफ ब्रेन ही आपको मिलने वाला है, एक फिक्स्ड टैलेंट ही मिलेगा, कुछ एक्सपोजर एक्स्ट्रा फ्लरिश्ड आएगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई वी से दैट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी नैरो। बाहर से लेके आएंगे तो पूरी दुनिया पड़ी है आपको एम्प्लॉय हायर करने के लिए। व्हाट इट? ट्रिम डाउन द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्शन। कैसे? हमें पता है कि भाई 4 साल बाद प्रमोशन होना ही होना है, तो हम क्यों इस ऑफिस में अच्छा काम करें? बस 4 साल किस तरह से काट लेते हैं, देन आई विल बी प्रमोटेड टू अ हायर पोस्ट। फिर वहां टाइम काटेंगे, फिर हायर पोस्ट। तो हम टाइम काट रहे हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कट डाउन हो रही है। बट कोई नया इंप्लॉय आएगा बाहर से, वो ऑफिस को दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने की एक वजह दे देगा। वो नया सो कॉल्ड आइडिया लेके आएगा। उस नए आइडिया पे जब लोग काम करेंगे तो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। और अगर अंदर के अपने ढीले ढाले लोग हैं तो कभी भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। गॉट इट? सो आई होप सो सबको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट तो पता ही है क्या होगा। किसी को बाहर से हायर करना, ना कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। तो फिर से जाते हैं थोड़ा सा इंटरनल की तरफ। प्रमोशन एंड ट्रांसफर। प्रमोशन होगा बॉटम से अपर एंड पे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बच्चों, वर्टिकल। और ट्रांसफर जो होगा वो हॉरिजॉन्टल। बोथ आर द केसेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। बट किसी को बाहर से लेके आना जो आज तक हमारा एम्प्लॉय था ही नहीं, हमारी किसी सिस्टर कंसर्न में किसी ब्रांच ऑफिस में भी काम नहीं कर रहा था, दैट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। तो जो आपको डीमेरिट्स मिले थे इंटरनल के, वही कन्वर्ट हो जाएंगे मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या लिखा है बच्चों? वाइडर चॉइस। सो देयर वी हैड नैरो स्कोप, लिमिटेड रिसर्च था हमारे पास, हमको अपने में से ही किसी को लेना है, बट यहाँ पे बाहर से भी आप ला सकते हैं, तो यू हैव अ वाइडर चॉइस। अपनी ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे तो लेजी इंप्लॉय मिलेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी वो कामचोर हो चुका है, उसको पता है कि टाइम बाउंड प्रमोशन है तो मैं काम करके करूंगा क्या। बट बाहर से आप लेके आएंगे तो यू मे गेट फ्रेश टैलेंट बेसिकली। समझ में आ रही बात? अपने एम्प्लॉय को लेंगे तो हो सकता है कोई नया टैलेंट मिले ना आपको, टैलेंट के साथ साथ बाहर से आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलरली सेल्स की पॉलिसी थी कि अगर हम प्राइस कम करेंगे तो कस्टमर ज्यादा खरीद लेगा, बट बाहर से कोई आया तो उसने बोला नहीं, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पे थोड़ा काम करिए तो आपको प्राइस कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन ऑर्डर टू सेल मोर। सो दिस न्यू एक्सपीरियंस विल बी फ्रॉम द न्यू एम्प्लॉय ओनली। गॉट इट? न्यू टैलेंट इज अंडरस्टूड वेल?
हमारे तो वही अपने घिसे पीटे टाइप के हैं। टॉप परफॉर्मेंस, इसका क्या मतलब होता है? अपने यहां से एम्प्लॉय लोगे, चाहे प्रमोट करोगे या दूसरे ऑफिस में भेजोगे, तो जितना उसके पास एक्सपोजर है बस वही रहेगा। हो सकता है उसका टैलेंट अच्छा हो सकता है ना हो, बट बाहर से जब आप लेके आएंगे तो आप बेस्ट को हायर करेंगे या वर्स्ट को हायर करेंगे? बेस्ट को हायर करेंगे। गॉट इट क्लियर? तो उसका परफॉर्मेंस भी कंपेरेटिवली बेटर होगा। कॉपी ऑल दीज पॉइंट्स, वेरी क्विकली कॉपी देम। चलो, तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम वन बाय वन। तो वाइडर चॉइस है भाई, वैकेंसीज आर एडवर्टाइज्ड, तो ढेर सारे लोग अप्लाई करेंगे। बट अगर हमें इंटरनल रिक्रूटमेंट करना है, वही घिसे पिटे 4-5 छछूंदर आ जाएंगे, उन्हीं में से मरता क्या ना करता किसी एक को रिक्रूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बकवास पॉलिसी ऐसी है। बट अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पे ज्यादा भरोसा करती है, तो वी कैन गेट पीपल फ्रॉम आउटसाइड आवर ऑफिस, एंड इन दैट केस वील बी एबल टू फेच गुड फ्रेश टैलेंट। समझ में आ गई बात? तो आपके हिसाब से बच्चों क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट या इंटरनल? एक्सटर्नल, क्योंकि आपको लग रहा है ये बेटर है, बट इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। हैसियत भी तो हो एडवर्टाइजमेंट देने की। एडवर्टाइजमेंट कोई 5 रुपए में तो है नहीं। सर शोक समाचार में एडवर्टाइजमेंट निकलवा देंगे, वो 300 रुपए का आर्टिकल निकल जाता है। शोक समाचार में इस तरह के आर्टिकल्स नहीं निकलते। समझ में आया? शोक समाचार में आर्टिकल लिखवा दिया, वांटेड एम्प्लॉय, वॉक इन इंटरव्यू। तो इसलिए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर वेरी एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट्स। आपको एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड पर्सोनल मिलेगा। एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड। मान लीजिए कि आपकी एक एयरलाइन कंपनी है और आपके पायलट के पास 2000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, डोमेस्टिक फ्लाइंग का। इंटरनेशनल फ्लाइंग का सिर्फ 100 घंटे का एक्सपीरियंस है। और अब आपकी कंपनी एक नया बोइंग 737 400 सीट का प्लेन खरीदती है, भयंकर वाला, एकदम हजारों करोड़ का। कैन यू प्रमोट दैट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जिसके पास सिर्फ 100 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है? हाँ सर बिल्कुल। अगर लोगों को स्वर्ग की यात्रा करानी है तो हम इसी पायलट को रिक्रूट कर लेंगे। बट अगर स्वर्ग की यात्रा नहीं करवानी, आपको उसको सिडनी से स्विट्जरलैंड भेजना, स्वर्ग नहीं, तो आप एक एक्सपीरियंस्ड पायलट हायर करेंगे या एक अपने पुराने पायलट को ही प्रमोट कर देंगे? एक्सपीरियंस पायलट जिसके पास इंटरनेशनल फ्लाइंग का 1000-2000 आवर्स का एक्सपीरियंस हो एज सच। समझ में आया? कभी कभी आपने सुना होगा कि फ्लाइट एयरपोर्ट पे लैंड नहीं हो रही, ऊपर ही घुमा रहे उसको, तो ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ फ्लाइंग आवर्स बढ़ रहे हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, तो कुछ एयरलाइंस, ये एक एक्सपीरियंस आया था मेरे पास, मैंने कहा शेयर करूं आपके साथ। गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड कर दिया है, 60 मिनट से कम की फ्लाइट होगी तो मान लीजिए 5000 रुपए का रेट है। 60 मिनट से 3 आवर्स की फ्लाइट होगी तो 7500 का रेट है। अब मान लीजिए एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन डोमेस्टिकली फ्लाइट 45 या 50 मिनट की है, तो पायलट जानबूझ के उसको हवा में उड़ाते रहते हैं कि वो 1 घंटे से जब ज्यादा की हो जाएगी तो आपसे ज्यादा फेयर मांगा जा सकता है। पता लगा आपने 7500 का टिकट खरीदा और पायलट ने 40 मिनट में प्लेन लैंड करा दिया, आप उसको कोर्ट में स्यू कर देंगे एयरलाइन कंपनी को कि ये गवर्नमेंट रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसीलिए छोटे डिस्टेंसेस को भी थोड़ा 1 घंटे से ज्यादा बढ़ा के कवर किया जाता है, सो दैट हम रेवेन्यू ज्यादा ले पाए। चलिए, एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। तो अट्रैक्ट एक्सपीरियंस पर्सोनल, समझ में आ गया? तो बाहर से एम्प्लॉय ले अगर एक्सपीरियंस चाहिए, या अपने घिसे बेटे को ले लें? बाहर से एम्प्लॉय लिया जाए। न्यू टैलेंट, जब आप बाहर से लोगों को हायर करेंगे तो उनके पास उनसे कहीं अच्छा टैलेंट होगा जो ऑलरेडी आपके यहाँ जॉब कर रहे हैं। दे मे कम फ्रॉम अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन। आई रिपीट, दे मे कम फ्रॉम अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लीजिए भाई गूगल को किसी को हायर करना है, तो वो अपने से बेटर ऑर्गेनाइजेशन वाले को हायर करेगा ना, तो वो XYZ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से किसी को पकड़ लेंगे या माइक्रोसॉफ्ट पे पकड़ के लाएंगे? माइक्रोसॉफ्ट से। व्हाट इट? टॉप परफॉर्मेंस, एग्जिस्टिंग स्टाफ कॉम्पीट करेगा जो बाहर से नया आया है, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टाफ के मन में डर है कि अगर हमें प्रमोट होना है, वैकेंसी कल को जब निकलती है तो हमें कुछ बेटर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एम्प्लॉयर क्या करेगा, इंटरनली रिक्रूट नहीं करेगा, वो कहीं एक्सटर्नली ले आएगा। समझ में आ गई बात? तो कंपटीशन बढ़ाने के लिए आप बाहर से लोगों को लेके आए। डिसएडवांटेजेस, वेरी लेंदी प्रोसेस, पहले एडवर्टाइजमेंट दीजिए, फिर रिटन टेस्ट कराइए, बीच में स्क्रीनिंग भी होनी है, फॉर्म्स निकाले जाएंगे, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, जो लोग एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किए, ग्रुप डिस्कशन के बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा, फिर ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। क्या ये सारा झंझट बच्चों आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट में मिलेगा? नो। तो अगर आप बेयर कर सकते हैं इतनी कॉस्ट, एक्सपेंसिव इतना, गो फॉर एक्सटर्नल। औकात नहीं है तो गो फॉर इंटरनल।
एग्जिस्टिंग स्टाफ के मन में थोड़ा सा द्वेष आ जाएगा, डिससैटिस्फैक्शन आ जाएगा, हमको नहीं रख सकते थे, बड़ा बाहर से लेके आए चौधरी बन रहे हैं, ऐसा इंप्लॉय सोचता है चिल्ड्रन, ऐसा इंप्लॉय सोचता है, और हो सकता है कॉम्पीट करने के चक्कर में वो काम खराब करने लग जाए। तो बड़ी साउंड पॉलिसी आपको रखनी पड़ती है। कॉपी ऑल दिस 3। सो बच्चों, लेंदी प्रोसेस का मतलब समझना क्या, भागना पड़ता है बहुत ज्यादा, टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है। राइट फ्रॉम द थॉट वी गिव एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर टिल फाइनल अलॉटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर इज गिवन, उसके बाद भी ट्रेनिंग कराओ उस मनुष्य को, तब जाके काम अच्छा होगा। और पैसे ज्यादा खर्च होंगे कि कम खर्च होंगे? आपको स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट को हायर करना पड़ेगा, इंटरव्यूइंग पैनल को हायर करना पड़ेगा, ढेर सारे लोगों को। क्या फ्री में समझते हैं काम करेंगे? नो, दे चार्ज हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। और बाकी एम्प्लॉयज क्या करेंगे? रोएंगे बैठ के दीवार के पीछे, दे विल फील डिससैटिस्फाइड। रोएंगे तो वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ठीक से, रिजल्ट निकलने के बाद ऐसी ही फोटो होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी फोटो लगा लीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो यही हाल होगा बच्चों का। समझ में आ गई बात? तो एम्प्लॉय सोचेगा कि भाई मेरे को ही रख लिया होता, बाहर से आए कोई बहुत चौधरी टाइप के तो है नहीं, बट अगर उनके अंदर इतनी स्किल होती तो हमने उनको ऑलरेडी इन्वॉल्व या एम्प्लॉय कर लिया होता इंटरनल सोर्स के लॉजिक से। व्हाट इज चिल्ड्रन? तो एक्सटर्नल और इंटरनल के डिफरेंसेस मार्क कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, केस स्टडी में पूछा जाता है आपसे। तो इकोनॉमिकल कौन होगा बच्चों, एक्सटर्नल या इंटरनल? इंटरनल कम खर्चेलू है। कहां पे एम्प्लॉयज के बीच में कंपटीशन ज्यादा होगा? एक्सटर्नल, बाहर से कोई आया, हमको डर है कल को हमको ना प्रमोट करके किसी को बाहर से बुला लेंगे। बेटर टैलेंट आपको कहां पे मिलेगा बच्चों? गॉट इट क्लियर? और ज्यादा स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अच्छे लोग आपको कहां से मिलेंगे? एक्सटर्नल से। मोटिवेशन किस केस में ज्यादा होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल में? इंटरनल में ज्यादा मोटिवेशन होगा। एक्सटर्नल में लेजीनेस कहां पे ज्यादा होगी? इंटरनल। और जेलसी कहां पे ज्यादा होगी? इंटरनल। दोनों में सब कुछ हो सकता है, दोनों में सब कुछ हो सकता है। अगर आप बाहर से एम्प्लॉय पकड़ के ले आए तो आपका जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो कहेगा रहने दो, कोई फायदा नहीं है, इनको तो बाहर से ही लाना है, मैं कितना भी मेहनत कर लूं मेरे को कभी चांस दिया ही नहीं जाएगा। समझ में आ गया? ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट, हो सकता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय सोचे कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा कि अगले टाइम किसी को बाहर से ना लाना पड़े, मेरे को ही प्रमोट कर दिया जाए। तो बोथ कैन हैपन। गॉट इट क्लियर? इंटरनल सोर्स में मोटिवेशन भी होता है और डिमोटिवेशन भी होता है। कैसे सर? अगर आपने इंटरनली किसी इंप्लॉय को प्रमोट किया, अदर्स में बी फीलिंग जेलस कि मैं भी तो सेम रैंक पे था, आई कुड हैव बीन प्रमोटेड, व्हाई ही ओनली? या जूनियर ये सोचेगा कि चलो कल को जब मेरा एक्सपीरियंस इतना हो जाएगा तो मैं भी प्रमोट हूंगा, मेरे को भी हार्डवर्क करना चाहिए। तो जो सेम लेवल के एम्प्लॉयज होंगे चिल्ड्रन, उनके बीच में मोटिवेशन कम होगा। बट अगर एक मिस्टर एक्स को और एक मिस्टर वाई को कंपेयर किया, वेयर एक्स वाज अ सुपीरियर एंड वाई वाज हिज सबऑर्डिनेट, अगर एक्स को आज प्रमोट कर दिया गया तो वाई कहेगा कल को मेरा नंबर भी आएगा। तो सुपीरियर सबऑर्डिनेशन के केस में मोटिवेशन बढ़ेगा, बट पैरेलल रैंक में चिल्ड्रन मोटिवेशन इंटरनल में बढ़ेगा नहीं, उल्टा घट जाएगा। तो केस स्टडी आंसर करते टाइम ये चीज ध्यान देनी है आपको। टू एम्प्लॉइज आईपीएस ऑफिसर सेम डेट ज्वाइनिंग है, 10-10 साल दोनों की जॉब हो गया, अब प्रमोट करना है। तो भाई प्रमोट करने के कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, और प्रमोट करने के दोनों पैरामीटर्स दोनों के ऊपर एक तरह से चल रहे थे। एक को प्रमोट कर दिया, दूसरे को नहीं किया, तो अदर बडी वुड बी फीलिंग जेलस। समझ में आ गया? बट एक आईपीएस है आपसे 4 साल सीनियर, तो वो अगर आज प्रमोट हुआ है तो आप श्योर हैं कि 4 साल बाद आपका नंबर भी आएगा। समझ में आ गई बात? डू इट क्विकली चिल्ड्रन। चलो, सो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता कैसे है, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में हेडिंग चिल्ड्रन, वेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, naukri.com, monster.com, देयर यू कैन पुट योर सीवीज और बायोडेटा। कैजुअल कॉलर्स जो जीन्स और टी शर्ट पहन के फोन करते हैं, नो। आप किसी ऑफिस में जॉब के लिए गए, बट अभी वहां जॉब था नहीं, तो उन्होंने आपका बायोडेटा वगैरह रख लिया, और जब जरूरत पड़ेगी टेम्परेरी जॉब्स के लिए आपको बुला लिया जाएगा। तो कैजुअल कॉलर मतलब दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ फोन कॉल, आपको कुछ दिन का टेम्परेरी रिक्रूटमेंट दे दिया जाएगा। सच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज कैजुअल कॉलिंग। जैसे
मान लीजिए कि कुछ बच्चे IHM पूसा से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं एंड दे आर लेट अस से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, और मान लीजिए कि ताज में मुकेश अंबानी जी की बच्चे का सो कॉल्ड बर्थडे है। अब उनको ढेर सारे लोग चाहिए सर्व करने के लिए, तो IHM पूसा से कुछ 30-40 बच्चों को बुलवा लिया जाएगा फॉर 6 hours 7 hours वर्क एंड दे आर पेड सम अमाउंट। पैसा कम अच्छा लगता है, बट जो टिप होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो बच्चों की कमाई भी हो जाती है और उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। समझ में आई बात की नहीं? देन बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट होते हैं वांटेड करके, एक तो चोरों के लिए भी होता है और वैसे नौकरी के लिए भी आता है, वांटेड 20 एम्प्लॉइज, या वॉक इन इंटरव्यू जैसा आपने कुछ देखा होगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये क्या होता है? दीज आर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन। आपने शायद मैफॉय कंसल्टेंट्स का नाम सुना होगा, या अगर हम naukri.com की बात करें या हम monster.com की बात करें, तो दे आर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस ऑल्सो एंड वेब पब्लिशिंग ऑल्सो, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू इनका बिजनेस चलता है, तो दे आर कैटेगराइज्ड एज वेब पब्लिशिंग। गॉट इट क्लियर? क्योंकि ये प्रॉपर लोगों को जॉब देते हैं, तो दे आर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑल्सो। बट जब हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात करते हैं, तो प्राइमरली हमारे दिमाग में जो बात आती है बच्चों, दैट इज गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप जाके अपना नेम रजिस्टर करा दीजिए, किस स्किल में आप स्पेशलाइज करते हैं ये बता दीजिए, व्हेन दे विल बी नीडिंग यू दे विल गिव यू अ कॉल। टेम्परेरी वर्क के लिए बुलाएंगे तो आपको कैजुअल कॉलर बोला जाएगा। समझ में आ गया? तो मैफॉय इज अ प्राइवेट सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग कंपनी। मेनी अ टाइम्स आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में छपता होगा, एक पर्टिकुलर कॉलेज में TCS वाले गए और 400 एम्प्लॉयज को रिक्रूट करके ले आए। अब मैं बच्चों यहाँ की सच्चाई आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज है एंड देयर यू हर्ड दैट TCS रिक्रूटेड 400 एम्प्लॉयज। थोड़ी सी अकल लगाया करिए, TCS को हर साल हजारों एम्प्लॉयज चाहिए क्या? कोई इतना तो बिजनेस एक्सपेंशन है नहीं। तो एक्चुअली पहली बात तो TCS हर घटिया 2 कौड़ी के कॉलेज में जाएगा नहीं। तो ये किसी मैफॉय, naukri.com या monster.com जैसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना ठेका देते हैं कि भाई हमको 20 बेस्ट एम्प्लॉयज चाहिए, सिर्फ 20। ये आएंगे किसी कॉलेज में, TCS का बैनर लगा देंगे। TCS देखना थोड़ा आ रहा है बैनर किसका लगा है, और लगा भी है तो उनका क्या नुकसान। तो ये TCS के नाम पे कितने लोगों को रिक्रूट करेंगे? 400। और आपने सुना होगा कॉलेज में पॉलिसी होती है, जो एक बार रिक्रूटमेंट ड्राइव में बैठ गया, उसको नौकरी मिले ना मिले, वो दूसरी बार अप्लाई नहीं कर सकता। और अगर मिल भी गई तो अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं मिली तो शायद हम चांस दे दें। ऐसा क्यों? ताकि सारे बच्चों को चांस मिल जाए, किसी को घटिया किसी को बढ़िया नौकरी मिल जाए, तो कॉलेज अपना कॉलर उठा दे कि भाई हमारे 800 बच्चों का बैच था, पूरे 800 रिक्रूट हो गए। बट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे आर गेटिंग, ये किसी को नहीं पता। फिर ये TCS के नाम पे इन 400 बच्चों को बेवकूफ बना के ले जाएंगे, और इसमें से बच्चों 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में आप मान के चलिए 370 विल बी किक्ड आउट। बट आपको तो ये सीन पता ही नहीं होता है। आपने तो कॉलेज का सिर्फ फोटो देख लिया, जो 400 एम्प्लॉयज को ले गए, लेके जाते हैं 400 को, बट उसमें से 370 को किक आउट कर देंगे, ये बोल के कि दे डू नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल्स। गॉट इट क्लियर? एंड डेफिनेटली रिक्वायर्ड स्किल्स जो इनको चाहिए होती है सबके पास होती भी नहीं है। बचे कितने बच्चों? 30 में से कुछ को ऐसा एम्प्लॉयमेंट दे देंगे जो ये नौकरी करना ही नहीं चाहेंगे, तो 10 तो और चले जाएंगे। परफेक्ट 20 जो इनको चाहिए थे वो मिल गए। समझ में आया? ये है हमारे देश के प्राइवेट इंजीनियरिंग एंड MBA कॉलेजेस की सच्चाई। एक सर्वे कराया गया था जिसके अकॉर्डिंगली पता चला, नॉट मोर देन 20% इंजीनियर्स एंड 10% MBAs पोजेस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। पढ़ तो ली इंजीनियरिंग, आइंस्टीन की इक्वेशन भी ठीक से नहीं आती है। पढ़ तो लिया पूरा MBA, हेनरी फ्योल और FW टेलर के प्रिंसिपल्स पूछ लीजिए, जो शायद 11th-12th क्लास में पढ़ाए जाते हैं, इन बेवकूफों को वो भी नहीं आता। इंटरव्यू में इंटरव्यू बोर्ड आता है, पूछता है आप किस चीज में स्पेशलाइज करते हैं, बच्चा पक्का से बोल देता है, सर आई वॉज द इंचार्ज ऑफ द फेस्ट दैट टुक प्लेस इन माई कॉलेज। कॉलेज समझ गया, सॉरी कंपनी के रिक्रूटिंग बॉडी समझ गई कितना बड़ा गवार होगा ये। अच्छा, तुमने फेस्ट ऑर्गेनाइज किया, तुम हेड थे, वेरी गुड,
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीम मैनेजमेंट? ये क्या हुआ? सर, ऑल द टीम्स आर गिवन द अथॉरिटी टू मैनेज देमसेल्व्स। व्हाट इज दिस न्यूसेंस? अच्छा बताइए, व्हाट इज फेयर रेम्यूनरेशन? सर, रेम्यूनरेशन शुड बी वेरी फेयर, देयर शुड बी नो अनफेयर थिंग्स। रिक्रूटमेंट बोर्ड बोलेगा बेटा राइटर नहीं बनाना है, तुमसे ऑर्गेनाइजेशन संभलवानी है, सीईओ का जॉब देने आए हैं, मैनेजर का जॉब देने आए हैं, और तुम अंग्रेजी के शब्दों के साथ खेल रहे हो उनसे। अच्छा ठीक, आखिरी बता दो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? सर, जब वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया था, एक ही डायरेक्शन में सर ईटा वगैरह लगाया जा रहा था, सीमेंट वगैरह। क्या नाटक है, क्या बेवकूफी है। और इस बच्चे के मार्क्स भी कॉलेज में 75% थे, बट इसकी बुद्धि 0.75% से भी नीचे है। समझ में आया कि नहीं आया? बिकॉज दीज इडियट्स ओनली स्टडी, मग अप, क्रैम अप द डेटा, पुट इट इन द एग्जाम, काम खत्म। प्रोजेक्ट वगैरह जो होता भी है वो भी गूगल से टीप टाप के छाप के कहीं से दे देते हैं। तो सर कॉलेज इनके लिए कुछ नहीं करता, कॉलेज को फीस मिल गई, कॉलेज ने क्लासेस दे दी, कॉलेज ने काम करने को दिया, कैसे आपने किया ये आपकी जिम्मेदारी है, कॉलेज से कोई मतलब है ही नहीं। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? बिकॉज बेसिक स्किल ही नहीं है उनके पास, उनको यही नहीं पता कि भाई 17 थ्रीजा कितना होता है, वो भी लिख के कैलकुलेट करते हैं। गॉट इट? तो सर एडमिशन कैसे मिल गया कॉलेज में? कॉलेजेस इतने हैं, सप्लाई सरपासेस द डिमांड, 000 का भी स्कोर आएगा तो भी एडमिशन तो मिल ही जाएगा। और जब तक 10 साल 20 साल 25 साल तक सच्चाई पता लगती है, कॉलेज का दूसरा गेम स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इट क्लियर? ये अपने ब्रोशर में छाप देते हैं गारंटीड जॉब। व्हाट? गारंटीड। 2-4 साल उससे बच्चे मिल गए, गारंटीड जॉब बोला था, ये नहीं बोला था गारंटीड बेस्ट सैलरी। कितनी सैलरी होती है एवरेज एमबीए की हमारे देश में? 20,000 रुपये महीना। ई रिक्शे वाला इससे ज्यादा कमा लेता है, जो मेसन वर्कर लेबरर होता है वो इससे ज्यादा कमा लेता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट? समझ में गया? बच्चा कहता है मेरा सपना है कि मेरे को सीएसओ में जॉब मिल जाए। कहां जॉब मिल जाए? और कैसे मिलेगा जॉब? भाई आपको कम से कम एमएससी स्टैट्स या एमए स्टैट्स या एमएससी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, या अगर कॉमर्स ग्रेजुएट भी हैं, गए सीएसओ में इंटरव्यू देने, वहां पूछ बैठे व्हाट इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या हो गया? हम तो छोड़ के गए थे न्यूमेरिकल, क्योंकि हमको तो 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना था। हम सोचे कौन हमको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमारे बच्चे ज्ञान लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, उन जाहिलों गवारों को सिर्फ एग्जाम पास करना है। क्या पास करना है? एग्जाम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसमें से कोई 4 एग्जाम में लिखाइएगा, तो आप 4 ही लर्न करेंगे, बाकी के 5 आप लर्न करेंगे ही नहीं, तो आपको ज्ञान तो नहीं मिल पाया ना। तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो सरकारी होता है हमेशा। सर देन व्हाट इज दिस दैट यू हैव डिस्क्राइब्ड, मैफॉय, नौकरी.com, monster.com, ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही है बच्चों, बट इन्हें नाम क्या दिया गया है? प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सरकारी है जो नौकरी प्रोवाइडर, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्राइवेट नौकरी प्रोवाइडर है तो प्लेसमेंट एजेंसीज। दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, नाम तो सुना ही होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कोर्स चलता है, कुछ ग्रेजुएट कॉलेजेस में चलाते हैं, 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो मार्केट में रिक्वायर्ड स्किल है, चाहे कम्युनिकेशन की हो गई, चाहे अकाउंटिंग, डिजाइनिंग, किसी भी चीज की आपको जिसमें परस्यू करना हो, ये आपको ट्रेन करते हैं कॉलेजेस में। जो आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो करते रहो, व्हाट इट क्लियर? वो तो है ही, एक साथ में अलग से आपको ट्रेनिंग देंगे। तो सपोज आईसीआईसीआई बैंक ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बोला, सर टाइम्स ऑफ इंडिया क्यों ये पंगा ले रहा है? उनको पता है कि न्यूज़पेपर के धंधे में मंदी आने वाली है, लोग आजकल ई न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ रहे हैं, गॉट इट क्लियर? और बटाटा बड़ा वाला ही बस न्यूज़पेपर मंगाते हैं क्योंकि उसको पैक करके बेचना होता है, एल्स न्यूज़पेपर का कोई काम नहीं। तो हम भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, तो इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से टाइप कर लिया, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक इनको एडवर्टाइजमेंट देगा, बदले में भी तो कुछ फायदा दे। तो कहते हैं कि हम आपके लिए प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करते थे, आपको अपनी ब्रांच में हेल्पर्स की जरूरत होती है, गॉट इट क्लियर? तो कोई इंसान एमबीए करके तो भाई 15-20 हजार की नौकरी करना नहीं चाहेगा, बट हेल्पर 12 हजार की नौकरी कर लेगा, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, इवन स्कूल गोइंग्स हैं, भाई 4 घंटे का हमारे पास एक टाइम पास एम्प्लॉयमेंट है। तो ये एक प्लेसमेंट ड्राइव चलाते हैं, बच्चों को थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद रिक्रूट कर देंगे। आप बहुत खुश हो गए, मोहल्ले वाले को लड़के की जॉब लग गई, लड़की की जॉब लग गई, बट उस जॉब का स्टैंडर्ड क्या है? 20,000। कुछ लोग जो दिमागदार होते हैं वो और पढ़ाई लिखाई साथ में कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, पीजी डिग्री 2-2 4-4 लेते हैं, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं रिक्रूटमेंट के, वो उसको क्वालिफाई करते हैं, दे गेट प्रमोटेड।
बट जो ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते वो इसी सैलरी में रेंगते रहते हैं। अंडरस्टूड? और हम दोष किसको देते हैं? बड़ा बेकार इंजीनियरिंग कॉलेज था, बड़ा बेकार एमबीए कॉलेज था। खुद इतने बेकार हैं वो कभी देखा ही नहीं। क्यों? आइडिया वॉज हाउ टू गेट 33%। वो मूवी थी ना शाहरुख खान जी की, ओम शांति ओम। 33% की कीमत तुम क्या जानो टीचर बाबू। एक बच्चे को घर में लात खाने से बचा सकता है, उसको जिंदा रहने की एक उम्मीद दे सकता है, अगली क्लास में जाके टाइम पास करने का एक सहारा दे सकता है। तुम क्या जानो 33 नंबर की कीमत टीचर बाबू। समझ में आया? तो हमारे देश में मैक्सिमम इंजीनियरिंग एंड एमबीए कॉलेजेस चिल्ड्रन इन्हीं 33% वालों से भरे हुए हैं। खोपड़े में बात गई। देश इतना बड़ा है, दुकान सबकी चल जाती है। समझ गए बात को कि नहीं? पक्का? चलिए, और जब बोलिए बच्चे से बेटा सीए कर लो, आईआईएम चले जाओ, सर बहुत डिफिकल्ट है। तो ठीक है 20 हजार पढ़े रहना जिंदगी भर, ये और डिफिकल्ट होगा। इसको संभालना और डिफिकल्ट होगा जब इन्फ्लेशन आएगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। कैंपस रिक्रूटमेंट। अच्छा सर समझ गए, एक्शन का जूता आता है सर कैंपस, वहां नौकरी लगेगी। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? कॉलेज में कंपनीज आती हैं और वहां से बच्चों को रिक्रूट करके ले जाती हैं। सम आर जेन्युइन, सम आर बोगस कंपनीज, लाइक आई एक्सप्लेन्ड यू। कितने बार तो कॉलेजेस 50,000 लाख रुपए देकर कंपनी को बुलवाते हैं, सिर्फ आ जाइए, बच्चे अच्छे लगे तो ले जाइएगा, नहीं अच्छे लगे तो मत ले जाइए। 5 को भी ले गए ना तो अगला पूरा बैच भरने के बराबर एडमिशन हो जाएंगे। हमारे 5 बच्चे 40 लाख के पैकेज पे सो कॉल्ड आईसीआईसीआई बैंक, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, इन सब पे चले गए तो बस काम खत्म, एडवर्टाइजमेंट आ गया, व्हाट इट क्लियर, अगली बार बच्चे भर लेंगे उसी नेम पे। अंडरस्टूड व्हाट इज कैंपस रिक्रूटमेंट? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। हमने बता दिया भाई हमारे चाचा जी का भतीजा है, आईएम से एमबीए किया हुआ है, उसको बुलवा लेते हैं इंटरव्यू के लिए, अच्छा लगे तो रख लीजिएगा। सीईओ ने पर्सनली उसको इंटरव्यू किया, उसको लगा हाँ एम्प्लॉय ठीक है तो चलो उसको रख लेते हैं। तो मेनी अ टाइम्स दिस टाइप ऑफ रिकमेंडेशन वर्क, बट मैंने बोला ना चाचा जी का भतीजा है, चाचा जी का लड़का है, कहां से पढ़ा है? आईआईएम से। अर्जी फर्जी जगह काम भी नहीं करता। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन, नाम तो सुना ही होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट, प्रेजेंटली ही वाज इन दुबई, बट अभी ये कल फ्लाई करेगा फॉर यूएस, हाउस्टन के लिए। इसने अपनी कंपनी को 3 महीने पहले रेजिग्नेशन दे दिया कि मेरी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। तो उसने कहा सैलरी तो नहीं बढ़ा पाएंगे बिकॉज कंपनी इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फंड्स। सैलरी उसकी ऑलरेडी 50-55 लाख रुपए थी इंडियन करेंसी में। कह रहे हैं कि सैलरी कितनी चाहिए? कह रहा मोर देन 1 CR, 1 करोड़ से ऊपर, एल्स आई वोंट वर्क, बिकॉज दूसरा ऑफर इसके पास 75-80 लाख का रखा हुआ था। तो कंपनी ने बोला ठीक है हाउस्टन यूएस चले जाओ, हेड ऑफिस, वहां पे सैलरी मिल जाएगी। ही सेड ओके नो प्रॉब्लम, बट कंडीशन इज आई हैव टू अपीयर फॉर माय सीपीए एग्जाम एज वेल, तो माय क्लासेस वुड क्लैश, कंपनी विल स्पॉन्सर फुल सीपीए फीस एंड फ्री कोचिंग इन यूएस। वो भी कंपनी ने दे दी। खोपड़े में बात गई। उसका अपनी मौसी का बेटा, शॉर्ट नेम लिख रहा हूं, पूरा नाम नहीं बताऊंगा भाई, किसी का नाम इंशाल्लाह अच्छी बात नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट फाउंडेशन क्वालिफाइड, फर्स्ट अटेम्प्ट आईपीसीसी ग्रुप 1, फर्स्ट अटेम्प्ट आईपीसीसी ग्रुप 2। बहुत डांट खाए मेरे से, नालायक, दोनों ग्रुप एक साथ खाए नहीं दिया, तो अलग अलग दिया, तो 6 महीना बेचारा टंग गया। अब उसने बोल तो दिया अपने बॉस को भाई मेरा कजिन है, अच्छा रिजल्ट भी है, बट कह रहा मैं क्या करूं, मेरे पास 10 लोग का रिकमेंडेशन है, मैं किसको रिक्रूट करूं? तो प्लीज वेट, 7-8 कहीं और अपने आप चले जाएं तो इसको लेता हूं। तो रिकमेंडेशन भी बच्चों तभी काम आता है जब आप बहुत पढ़े लिखे हो। वो जमाने गए अब कि चाचा जी का जुगाड़ था नौकरी लग जाएगी। एक जमाना ये भी था 80s में चिल्ड्रन, बैंक्स जब इंडिया में नए खुले थे, पूछेगा पापा मम्मी से बताएंगे आपको, घर से जबरदस्ती पकड़ के मौसा जी ले आते थे, चलाओ बैंक में नौकरी खाली है क्लर्की लगवा दे। और नौकरी लग गई क्लर्की, 2 साल 3 साल के बाद जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, 5 साल में मैनेजर बन गए, हो सकता है 20 साल बाद जनरल मैनेजर बन गए। आज बैंक का एग्जाम बहुत टफ है, पीओ का एग्जाम क्रैक करने में हालत खराब हो जाती है बच्चों की। तो एट दैट टाइम डिमांड वाज लेस, सप्लाई वाज मोर। किसकी सप्लाई मोर थी? जॉब्स की। व्हाट इट, लोग नौकरी करने को बेइज्जती मानते थे, भाई नौकरी नहीं कराएंगे, क्योंकि नौकरी वाले लोगों को बड़ा गरीब माना जाता था। अब पे स्केल्स एंड ऑल आर वेरी गुड, तो भाई नौकरी वाले ही रईस हैं बेसिकली। तो पहले जमाना ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। ओके, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय समझ में आ गया। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वही जो सवेरे सवेरे मिस्त्री पकड़ लेता है 50 लोग को मेसन वर्कर का काम करने के लिए, तो दे आर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। एंड नेक्स्ट वी हैव कंपनी डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट देती है
आप जाइए इंटरव्यू देने, ठीक लगेंगे आप तो आपको रख लिया जाएगा। हम इन एजेंसीज को इन्वॉल्व नहीं करते। सर इनके थ्रू जाने में क्या है, इनके थ्रू जाने में ये आपकी फर्स्ट मंथ की हाफ सैलरी ले लेते हैं। व्हाट इट क्लियर? तो बेस्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट, बट कैंपस उसके लिए अच्छा होना चाहिए। तो कैंपस रिक्रूटमेंट तो बहुत जगह होता है, बट कहीं पे 20,000 रुपए पर मंथ का होता है, कहीं 20,000 रुपए पर डे का होता है। तो यू हैव टू डिसाइड कि आप किस कैंपस में जाएंगे। और बच्चे क्या लगता है, अरे कॉलेज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कैंटीन एकदम कैफे कॉफी डे की तरह है। अरे तुम्हें कैंटीन में हलवाई नहीं बनना है, पढ़ना है। समझ में आ गया? और अच्छा ही अच्छी जगह जाएगा, गड़बड़ गड़बड़ जगह जाएगा। तो इसीलिए whenever I feel like I see this much has been reduced from the syllabus, सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ, बच्चे की और देश की तरक्की रिड्यूस हुई है एक्चुअली में। सिलेबस इज नेवर रिड्यूस्ड। समझे? और काफी अच्छे क्या कहते हैं, पास तो हो गए ना, तो पास होने वाले 20,000 रुपए पर मंथ के हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पास होना है या 100 के पास रहना है। तो पास होने में और 100 के पास रहने में बहुत फर्क है। ठीक, तो आज जाके डिसाइड करिएगा घर पे क्लास के बाद कि 100 में पास होना है या 100 के पास रहना है। तो मे और के का ही डिफरेंस है, वही आपको मेक करेगा। समझ गए बात को? चलिए, समझ में आ गया बच्चों? इसको लिख लीजिए, काम आएगा आपको, झटपट लिख लीजिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नोटिस प्लेस कर दिया जाता है ऑफिस के बाहर, whosoever is interested can come, and when we feel like that the candidate we require matches with the profile, we'll be giving him employment. तो प्लेसमेंट एजेंसी को जो आपको आधी सैलरी देनी पड़ेगी वो बच जाएगी, कंपनी को भी चार्जेस देने पड़ते हैं। बट अगर कंपनी टाटा एयरलाइंस है तो प्लेसमेंट एजेंसी इनके लिए फोकट में काम करने को भी तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इनके यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उनसे फीस ले लेंगे कम से कम 1,000-2,000 रुपए, तो वो हमारी कमाई हो जाती है। तो अच्छी कंपनीज के लिए प्लेसमेंट एजेंसीज मेनी टाइम्स वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट। और जिनकी नौकरी कहीं लगती बट वो इंटेलिजेंट होते हैं तो प्लेसमेंट एजेंसी खोल लेते हैं कि अपनी तो कहीं नौकरी लगी नहीं, अब लोगों की नौकरी हम लगवाएंगे। यहाँ पे हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए, बट अगेन हर चीज के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ तो वन नाइट फाइट, एग्जाम के एक दिन पहले मंत्र मारेंगे गुड़ करके, अगले दिन में बुड़बुड़ाएंगे वो लोग। ओके, कैजुअल कॉलर्स, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस कीप अ डेटाबेस ऑफ अनवांटेड एप्लीकेंट, मतलब जो पहले नहीं चाहिए थे बट अब जरूरत पड़ी 5 लोग ही, अच्छा फोन करके बुलवा लो। तो दिस इज कॉल्ड एज कैजुअल कॉलर। ये मत सोचिए कॉल करेंगे, हेलो हम वोडाफोन से बोल रहे हैं आपका बिल ड्यू है, नथिंग लाइक दैट। एडवर्टाइजमेंट, ये तो सबको समझ में आ गया। प्लेसमेंट एजेंसीज, सरकारी होगी तो क्या बोलेंगे उसको, सरकारी होगी तो क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बट प्राइवेट होगी तो प्लेसमेंट एजेंसी। तो मैफॉय बड़ी फेमस है इंडिया में, देन नौकरी.com तो सुपर फेमस है, और monster.com भी इसी तरह के हैं। ओके, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैंने बोला ना गवर्नमेंट का होता है, तो यहाँ पे इस जन्म में अपना नाम लिखा दीजिए, 2-4 जन्म तक आपको नोटिस आ जाएगा कि आइए आपके लिए नौकरी आ गई है। ओके, कैंपस रिक्रूटमेंट, देखा होगा आपके जान पहचान में भी कुछ बच्चों का या कुछ रिश्तेदारों का, मौसी जी का बेटा, चाचा जी का बेटा, ताऊ जी का बेटा एंड ऑल दैट, इनको जिस कॉलेज में एडमिशन मिला वहीं से कंपनी इनको उठा के ले गई। बट जो बहुत तेज बच्चे होते हैं, बीटेक कर लिया किसी ने, आईआईएम से एमबीए कर लिया, अब पता लगा 1.5 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, जो लालची टाइप होते हैं नौकरी पकड़ लेते हैं। और जिनको पता है कि मेरी बीटेक करने के बाद औकात अगर 1.5 करोड़ की है, मैं एमटेक कर लूं और पीएचडी कर लूं तो मेरी औकात कितनी हो जाएगी। आईएम से एमबीए करने के बाद अगर 80 लाख का पैकेज मिल रहा है तो नाउ आई विल बी परसुइंग पीएचडी ताकि मेरा पैकेज 1.5 करोड़ का हो जाए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? और अगर फॉरेन कंपनी से आपको एम्प्लॉयर आ रहा है रिक्रूट करने के लिए तो आप अप्लाई करिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए यूएस वगैरह में, तो वहां पे हो सकता है कॉलेजेस आपको पढ़ाई भी फ्री में कराते हैं। दे आर द मोस्ट जीनियस ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो अपना ज्यादा टाइम पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ेंगे काम उतना खच्चर की तरह ऑफिस में कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब आप कंपनीज को आइडिया दे पाएंगे। तो कंपनी कहेगी भाई आप सुपर स्टडीड हैं, आप सुपर एजुकेटेड हैं, आप पीएचडी हैं, आप ऑफिस में बैठ के 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च का आइडिया दीजिए, बाकी जिन दलिद्रों बीटेक और एमबीए को हम लेके हम उससे काम करवा लेंगे। इज दैट क्लियर? तो मोर नॉलेज यू हैव, लेस लेबर वर्क यू हैव टू डू। खोपड़े में बात गई? तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, आने वाले टाइम में आने वाला इंटेलेक्चुअली इंटेंसिव। व्हाट? इंटेलेक्चुअली इंटेंसिव। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, भाई जान पहचान जुगाड़पन इससे भी, बट अगेन इसके लिए भी आज रेस बहुत ज्यादा है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो समझ गए, ये लो पेड जॉब्स के लिए यूज होते हैं।
एंड वेब पब्लिशिंग इट इज जस्ट लाइक बता ना naukri.com, तो ये वेब पब्लिशिंग में आते हैं क्योंकि ये प्राइवेट है तो प्लेसमेंट एजेंसी, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं तो इट इज वेब पब्लिशिंग। समझ गए? चलिए तो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट समझ में आ गया? तो डे 1 से मैं यही बता रहा था, रिक्रूटमेंट में आपको सोर्सेस का डिसीजन इंटरनली उठाएंगे या एक्सटर्नली, बस यही रिक्रूटमेंट है। समझ में आ गई बात? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।